अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आईनी बेंच के धमाकेदार प्रोसीडिंग की तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर जो होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आईनी बेंच फुल इन एक्शन, चीफ सेक्रेटरी तलब, आईजी तमाम आईजीज़ को तलब कर लिया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने, दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है बेंच बरहम हो गया और अटारनी जनरल ने माजरत कर ली। ये क्या खबर है, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और परवेज़ इलाही को नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो इन तमाम मुकदमात की तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बलूचिस्तान से और मुल्क बच्चे से भर से जो बच्चे लापता होते हैं, जो बच्चे अगवा होते हैं, उनके मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त की नोटिस की समाअत हुई। आज आइनी बेंच जो था वो 6 रुकनी था। जस्टिस मुसर्रत हलाली आज इस बेंच में शामिल नहीं थी। इस मुकदमे की समाअत के दौरान सबसे पहले बेंच ने इस्तफसार किया कि हमारा जो गुज़िश्ता हुक्म है उस हुक्म को पढ़ें। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हुक्म पढ़ा गया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि आज शायद बरहम थे, आज शायद ज़रा हम कह लें कि ज़रा जोश में बैठे हुए थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 6 दिन से बलूचिस्तान से एक बच्चा लापता है। स्कूल के बच्चों ने हड़ताल की, स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला, पूरा कोयटा शहर जो है वो जाम कर दिया गया, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत कहाँ है? अभी तक वो बच्चा बाजियाब क्यों नहीं करवाया गया? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि सेक्स ट्रैफिकिंग ज़ीरो है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस ज़ीरो सेक्स ट्रैफिकिंग का फिगर जो है वो अदालत में जमा करवाने पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि या तो खैबर पख्तूनख्वा ने सेक्स ट्रैफिकिंग को जायज़ और कानूनी करार दे दिया है। अगर कानूनी और जायज़ करार नहीं दिया तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप ये फिगर हमारे सामने रख दें। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमें हुकूमत कोई कमीशन बना सकती है। हुकूमत के सूबाई हुकूमतों के पास तो 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात हैं। हुकूमत चाहे तो इस मामले को हल कर सकती है, हर सूबे के पास इख्तियारात हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि एक बच्चा अगर बलूचिस्तान हुकूमत से तलाश नहीं किया जा रहा तो फिर काम कैसे चलेगा। ये एक जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा ये एक अहम इशू है, सरकारी वकला इस मुकदमे पर तैयारी करके क्यों नहीं आए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, हर दूसरा मुकदमा अगवा के बच्चे का होता है, जिस पर अदालत की जानिब से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ये इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मैं बेंच के सरबराह से ये इस्तदा करता हूँ कि इस केस में तमाम आईजीज़ को बुलाया जाए, तमाम सेक्रेटरी दाखिला को बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बच्चों के अगवा के हवाले से सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हर सूबे के लेवल पर कोई कमेटी होनी चाहिए, या तो ला अफसरान बैठ जाएं या हुकूमत इस मामले में कोई कमेटी तश्कील दे दे, कोई कमीशन तश्कील दे दे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 2006 से हम रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, आज तक इन रिपोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब रिपोर्ट्स नहीं मांगेंगे, अमली काम करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमें पेशरफ्त चाहिए, हमें रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब आप हमें पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो हमें अमली तौर पर बताएं कि आपने इस बच्चों के अगवा के हवाले से क्या पेशरफ्त की है। इसी मुकदमे में जस्टिस मंदोखेल ने एक मरतबा फिर कहा कि जनाब तमाम सूबों के आईजीज़ को बुलाया जाना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो अदाद शुमार अपनी रिपोर्ट में जमा करवाए हैं उसमें हर मुकदमात की तादाद जो है वो 100 से कम दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सारा गुडी गुडी लिख दिया गया है। ये कैसे हो सकता है एक सूबा जिसके बॉर्डर्स खुले हों और उसमें क्राइम्स की तादाद इतनी कम हो। अब इसके बाद
जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। इसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फ्रंटियर कोर पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं और वो सोशल वेलफेयर में उनका क्या किरदार है। जिसके बाद अदालत ने तमाम आईजीज़ को, तमाम सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा जुमेरात के रोज़ तलब कर लिया और ये भी कहा इस मुकदमे में जो सबसे अहम बात हुई ना, वो मुकदमे के इख्तिताम पर हुई जब अदालत ऑर्डर्स कर रही थी तो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से ये कहा गया कि कराची की सड़कों पर बच्चे भीख मांगते हैं, लोग उनको सुबह छोड़ देते हैं, शाम को वापस लेके जाते हैं, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब तो हम यहाँ से कारी जो है वो बाहर भेज रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए कितने शर्म की बात है। जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी करते हुए तमाम आईजीज़ को तलब कर लिया, तमाम सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया और इसके साथ साथ अदालत ने इस पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली और बलूचिस्तान में जो बच्चा अभी रिसेंटली अगवा हुआ है जिस पर ये तमाम एहतजाज हो रहे थे उसका नोटिस लेते हुए ख़ास तौर पर उस पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरा मुकदमा नाज़रीन जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों से मुतल्लिक, जिस पर हम बात करेंगे। इसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। बेंच काफ़ी बरहम आइनी बेंच काफ़ी बरहम नज़र आया। जब ये उस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को यह हदायत की कि वो 21/7/2022 का जो हुक्म है, यानी 2022 में जब आखिरी समाअत हुई थी उसका हुक्म पढ़ें। अब उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमें एक्शन चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें बता दें कि आपने जो हमें स्कूलों की तादाद बताई थी उनमें से कितने स्कूल मुकम्मल हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि 463 स्कूल फंक्शनल हो चुके हैं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ठीक है, फिर अगर ये स्कूल मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर हम उस हवाले से आपसे रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। जब बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन दी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे थोड़ा सा बैक फुट पर चले गए और उनकी जानिब से कहा गया नहीं, अभी कुछ स्कूल्स रहते हैं जिनकी तामीरात जो है वो आइंदा 2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। खैर इसी मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे ने यह भी तस्लीम कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास फंड्स नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि ये प्रोजेक्ट्स 2 साल भी पहले आपने हमें बताया था कि ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो नुमाइंदे थे हुकूमत के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब हमारे पास फ़ंड्स नहीं थे, जिसको फौरी तौर पर कैटर करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं नहीं, हम तो पूरे फ़ंड्स दे चुके हैं। हमसे जो था जितने फ़ंड्स मांगे गए थे 2200 मिलियन के फ़ंड्स मांगे गए थे और 2000 मिलियन के फ़ंड्स हम जारी कर चुके हैं। जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि एक मंसूबा शुरू होता है, जो उसकी एंडिंग डेट होती है उस पर मुकम्मल नहीं होता और मंसूबा कई साल चलता रहता है, जिसकी वजह से हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसी मुकदमे में जस्टिस मुसर्रत अलाली ने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत का तो नारा ही तालीम था और 2 सालों से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और कोई स्कूल उनसे मुकम्मल नहीं हो रहे। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने यह भी कहा कि आपके स्कूलों के साथ साथ तो हर रोज़ पुल के नीचे एहतजाज पर बैठे होते हैं। जिस पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो ज़रा मुस्कुराए और उन्होंने मुसर्रत अलाली के सामने वो जिस तरह मजाक में अजराह मजाक ज़रा होता है कि मैडम ज़रा हाथ खोला रखें, उन्होंने इस तरह का इशारा भी किया कि मैडम प्लीज़ मेहरबानी करें। खैबर पख्तूनख्वा इससे पहले भी मुकदमे में जस्टिस मुसर्रत अलाली ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों लिया और इस मुकदमे में भी आड़े हाथों लिया। तो इस पर ये जो था एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से ये रिएक्शन दिया गया, उनसे दरख्वास्त की गई। अब इस मुकदमे में जो अदालत की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो इमारतें आपने बनाई हैं वहाँ पर बच्चे भी होने चाहिए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि जिन स्कूलों की तस्वीरें आपने लगाई हैं उन स्कूलों में बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे। अगर बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो बच्चों के पढ़ते हुए की तस्वीरें भी होनी चाहिए थी। जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि अगर वहाँ पर बच्चे नहीं हैं तो फिर भैंसें बांध दें। अब इस मुकदमे में अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जिसमें यह बताया जाएगा कि हर स्कूल किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने फंड्स खर्च हुए हैं और उस स्कूल की कंप्लीशन डेट क्या थी, कि उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या थी, उसकी तफसीलात भी हमें आगाह की जाएँ। और इसी मुकदमे में अदालत ने
سیکٹری تعلیم، سیکٹری ورکس اینڈ کمیونیکیشن اور سیکٹری فائنانس کو بھی طلب کر لیا۔ اس کے بعد جو اگلا مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ ہے کمرشل گاڑیوں کا، ہیوی گاڑیوں کا، ٹرکوں کا۔ ناظرین، اس مقدمے میں درخواست گزار عباس افریدی، سینیٹر عباس افریدی تھے، جن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ کمرشل گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کی جاتی ہے اور اس اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرکوں میں ہونے والے حادثات کی وجہ سے سالانہ 20 سے 25 ہزار لوگ مرتے ہیں۔ پہلے بینچ اس مقدمے میں کنونس نہیں تھا، لیکن جب آرگومنٹس کیے گئے عباس افریدی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جناب روزانہ ایک دن میں 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف کمرشل گاڑیوں میں ہیوی جو لوڈنگ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے مرتے ہیں، تو اس کے بعد عدالت نے اس مقدمے میں ان سے بھی استفسار کیا جسٹس مندوخیل نے کہ آپ پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، آپ نے کیا کیا اس کی تدارک کے لیے؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے پارلیمنٹیرین کو گڈ بائی کہہ دیا اور میں نے سوشل ویلفیئر کے ورک جو ہے وہ اپنا لیا، اور اس لیے میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر آیا ہوں۔ جب ان کی جانب سے یہ آبزرویشنز دی گئی تو عدالت نے تمام چیف سیکرٹریز کو نوٹسز جاری کر دیے، اس کیس کو نمبر لگانے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت جو تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب ناظرین، اس میں ایک اور امپورٹنٹ مقدمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ ہے پریز الہی اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت کا۔ جی ناظرین، یہ وہی مقدمہ ہے جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس جو ان کے جو دو ساتھی جج صاحبان تھے ان کی جانب سے جو 63A کی تشریح کی گئی تھی، اس 63A کی تشریح کے جو اثرات تھے وہ اس مقدمے میں ہمیں واضح طور پر نظر آئے۔ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یہ نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس مقدمے کی سماعت بھی اس آئینی بینچ نے کی۔ اس مقدمے کی سماعت میں سب سے پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل نے موقف اپنایا، آبزرویشنز دی کہ ہمیں بتائیں کہ اسمبلی ووٹ کے لیے ہدایات کون دے گا، پارلیمانی ہیڈ دے گا یا پارٹی ہیڈ؟ یہ سوال ہے وہ جس کے ارد گرد یہ مقدمہ گھومتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر 63A کا جو فیصلہ تھا وہ تو نظر ثانی میں ختم ہو گیا، 63A کے فیصلے پر ہی 3 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کو ڈالے گئے 10 ووٹ نکال دیے گئے تھے۔ یعنی اگر اس آبزرویشن کو دیکھیں تو اس سے بڑا یہ واضح ہے کہ اس مقدمے کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت جو تھی وہ گرائی گئی تھی۔ اب اس کے بعد وکیل حمزہ شہباز شریف نے یہ عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ ہمارا نقطہ ہے کہ پارٹی سربراہ اور پارلیمانی لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ چودھری شجاعت نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی، 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ ہدایات چودھری شجاعت نہیں دے سکتا تھا بلکہ پارلیمانی لیڈر نے دینی تھی، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز شریف کی حکومت گری اور حمزہ شہباز شریف نے نظر ثانی اس مقدمے میں دائر کی۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 63A کے جو آرٹیکل ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے پارلیمانی ہیڈ کا ہدایات دینا جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے میں عدالت نے اس وکیل کی جانب سے یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے راول پنڈی بار کے مقدمے میں یہ واضح کیا ہے کہ ہدایات پارٹی سربراہ دے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے میں پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا، اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا، لیکن اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے اس مقدمے میں پیش ہونے سے معذرت کر دی گئی۔ معذرت اس لیے کی گئی کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس مقدمے میں حمزہ شہباز شریف کا وکیل تھا، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے، تاہم ان کی جگہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔